सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार आज कूटनीति विषय का जो आगे का अध्ययन है उस पर मैं बात करूँगा। कल तक हमने कूटनीति की परिभाषा, उसका अर्थ और उसकी जो शुरुआत है उस पर हमने अध्ययन किया है। आज हम कूटनीति के उद्देश्य, उसके कार्य और उसके साधन पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने जाना कि कूटनीति विदेश नीति के उपकरण के रूप में काम में लाई जाती है और ये राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए उपयोग में ली जाती है। कूटनीति के जो मूलभूत उद्देश्य होते हैं वो सुरक्षा और शांति की प्राप्ति के रूप में माने जाते हैं। प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा और शांति की स्थापना करने के लिए विदेश नीति के माध्यम से कूटनीति का उपयोग करते हुए उसको बनाए रखने का प्रयास करता है। सुरक्षा हर देश की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सिद्धांत प्रचलन में रहता है कि प्रत्येक राष्ट्र शक्ति संघर्ष की नीति को अपनाता है। ये मार्गेनथाउ के द्वारा उल्लेखित सिद्धांत है जिसमें वो मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र शक्ति संघर्ष में रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक देश अपनी कूटनीति का निर्माण इस प्रकार से करने की चाहत रखते हैं जिससे उनकी सुरक्षा और शांति बनी रहे, बरकरार रहे। तो कूटनीति का जो मूलभूत उद्देश्य है वो राष्ट्रों की सुरक्षा और शांति की स्थापना करना है, परंतु फिर भी हम कूटनीति को और अच्छे से समझने के लिए इसको दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला है कूटनीति के राजनीतिक उद्देश्य। प्रत्येक देश कूटनीति का उपयोग अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए करता है, जिसमें वो राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने की दृष्टि से इसका उपयोग करता है। राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण जो है वो विभिन्न माध्यमों से होता है। उसमें आर्थिक पहलू भी होते हैं, उसमें सैनिक तत्व भी निहित होता है, उसमें व्यापारिक जो विकास है वो भी निहित होता है, उसके अंदर आपकी सामरिक क्षमता निहित होती है, उसके अंदर आपके दूसरे राष्ट्रों से आपका जो संबंध है वो उसमें शामिल होता है। तो राष्ट्रीय शक्ति कई प्रकार से बढ़ती है, कई तरीके से राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने का काम किया जाता है। तो उस काम को पूरा करने के लिए राजनीति एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। दूसरा है प्रादेशिक व राजनीतिक अखंडता की रक्षा। जाहिर सी बात है, जैसा मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने आप को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। वह न केवल आंतरिक रूप से सुरक्षित रहना चाहता है अपितु उसकी जो बाहरी सुरक्षा है वह भी सुनिश्चित करना चाहता है। तो ये तभी संभव है जब वह एक कुशल राजनीति का उपयोग करे जिसके माध्यम से वो अपनी राजनीतिक अखंडता को सुरक्षित रख सके। तीसरा है दूसरे राज्यों से अपने प्रभाव को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यह मान्य सिद्धांत है कि प्रत्येक राष्ट्र जो कमज़ोर होता है वो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है और जो शक्तिशाली है वो अपनी उस शक्ति को बनाए रखना चाहता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लगातार सतत रूप से यह अभ्यास चलता रहता है। अतः प्रत्येक राज्य अपने प्रभाव को बढ़ाने की ओर अग्रसर रहते हैं। तो इसमें राजनीति बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है और इस कार्य के लिए कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे अनुनय है, पुरस्कार है, दंड है, वादा है, सहमति है, सहयोग है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में
कोई भी राष्ट्र जब अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है तो वो इन माध्यमों से दूसरे राज्य को अपने से कमज़ोर करने का प्रयास करता है या अपने अनुकूल करने का प्रयास करता है। उसमें वो दूसरे राज्यों से अनुनय कर सकता है, उन्हें किसी प्रकार का पुरस्कार देकर उस राज्य को अपने अनुकूल व्यवहार करने के लिए बाध्य कर सकता है, दंड देने की धमकी दे सकता है। वह कुछ भविष्य के लिए वादे करके उन्हें अपने अनुकूल बनाए रखने का प्रयास करता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिसमें प्राय दूसरे राज्यों से सहमतियां प्राप्त की जाती हैं, सहयोग लिया जाता है। उस के पीछे भी आधार यही होता है कि सहयोग और सहमति देने के बेस आधार पर दूसरे राज्यों में अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इस बात को मैं और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी जो कोविड-19 के माध्यम से जो माहौल बना है, इसमें हम राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। राजनीतिक जो गतिविधियां हुई हैं, राजनीतिक जो प्रयास हुए हैं, उनको हम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि आप अगर अखबारों से जुड़े रहे हैं इस महामारी के दौर में, तो आपने देखा होगा कि किस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से जो हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा लेने के लिए जो दबाव बनाया, और एक तरफ से उन्होंने भारत को अपना मित्र भी घोषित किया और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर भारत अमेरिका को हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा निर्यात नहीं करेगा, देगा नहीं, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक धमकी, एक तरीके से एक दबाव डालने का काम ट्रंप के द्वारा किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये सारी चीज़ें जो हैं एक सामान्य बातें होती हैं जिसके माध्यम से दूसरे राज्यों पर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीति कुछ गैर राजनीतिक उद्देश्यों से भी सक्रिय रहता है, जिसमें पारस्परिक अंतर्निर्भरता में सहयोग, आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक हितों में बढ़ोतरी करना, ये इस राजनीति के अंतर्गत शामिल होते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक राष्ट्र की ये मजबूरी है कि वो दूसरे राष्ट्र से संबंध बनाए, दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार करे। तो इसके लिए उन्हें सभी प्रकार के संबंधों को राजनीति के माध्यम से अच्छे बनाने के लिए काम करना पड़ता है। तो राजनीति न केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है, अपितु इसके गैर राजनीतिक उद्देश्य भी होते हैं। और वर्तमान संदर्भों में केवल शांति और सुरक्षा ही किसी राष्ट्र के मूलभूत विषय नहीं रह गए हैं, अपितु प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए आर्थिक विकास चाहता है, औद्योगिक विकास चाहता है, व्यापारिक बढ़ोतरी चाहता है। तो इन सब के लिए राजनीति जो है उस देश के लिए बहुत मददगार होता है। जिन देशों की राजनीतिक क्षमता उच्च स्तर की होती है, अच्छी होती है, उन देशों को तकनीक का हस्तांतरण आसानी से हो जाता है, उन देशों में व्यापार अच्छा चलता है, उन देशों की आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बनी रहती है। तो गैर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी राजनीति का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि राजनीति एक ऐसा आधार है जिससे कोई भी राष्ट्र अपने राजनीतिक और गैर राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है कूटनीति के कार्य। इसके कार्य क्या हैं, ये क्या मूल रूप से क्या कार्य करती है? तो सामान्यतः हम जानते हैं कि कूटनीति जो है वो विदेश नीति के माध्यम से सक्रिय होती है, क्रियाशील होती है। तो एक कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि यह दूसरे राज्यों में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, और उसका ये प्रयास होता है कूटनीतिज्ञों का या राजनयिकों का कि वो अपने देश के मान और सम्मान में और उसकी प्रतिष्ठा में उस देश में जहाँ पर वो नियुक्त किया गया है उसमें वह वृद्धि करे, उसको वो बढ़ाए। तो प्रत्येक देश
दूसरे देशों में जिन राजनयिकों को नियुक्त करते हैं, उन राजनयिकों का प्रमुख काम क्या है? उनका प्रमुख काम यह है कि वो अपने देश के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करें, अपने देश के लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा जो है वहाँ पर बनाए। इस प्रकार का काम एक राजनयिक के द्वारा दूसरे देश में किया जाता है। दूसरा जो इसके कार्य हैं वह है कि यह राजनयिक प्रयासों से ही एक दूसरे देशों के बीच संधि और समझौते तथा वार्ताएं संपन्न होती है। यह एक ऐसा माध्यम है जो विदेश मंत्रालय और दूसरे देश के बीच संपर्क का काम करता है। देखिए, प्रत्येक देश का अपना एक विदेश मंत्रालय होता है और वो विदेश मंत्रालय उस देश के संदर्भ में जानकारी किसके माध्यम से प्राप्त करता है? अपने द्वारा नियुक्त किए गए राजनयिकों के माध्यम से। तो एक देश के दूसरे देश से जो संबंध होते हैं, उन संबंधों में मुख्य भूमिका राजनय की होती है और राजनय ही संपर्क का काम करता है। नेक्स्ट है, एक राजनयिक जिस देश में नियुक्त होता है उस देश की राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी रखता है। उसका मूल काम ही यही है कि वो जिस देश में उसकी नियुक्ति की गई है उस देश की सभी परिस्थितियों का वो अध्ययन करे और अध्ययन करने के उपरांत वो सारी जानकारियाँ, वो सारी सूचनाएं अपने देश को भिजवाए, अपने देश तक पहुंचाए। तो एक राजनयिक इस तरीके से भी अपने देश के लिए फ़ायदा पहुंचाने का काम करता है। इसका राजनयिकों का एक और महत्वपूर्ण काम होता है कि ये एक देश से दूसरे देश के बीच संपर्क का माध्यम बनता है। कोई भी देश एक दूसरे देशों से जो संपर्क स्थापित करते हैं वो राजनयिकों के माध्यम से ही होते हैं। राजनयिक एक तरीके से अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसका ओहदा, उसके जो विशेषाधिकार हैं वो दूसरे देश के द्वारा भी स्वीकार किए जाते हैं। तो इस तरीके से उसकी जो स्थिति है एक राष्ट्राध्यक्ष के जैसी ही होती है, तो उसके प्रति दूसरे देश में सम्मान का भाव पाया जाता है और इस आधार पर वो अपने देश और जिस देश में उसको नियुक्त किया गया है उसके बीच एक संपर्क अधिकारी के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा राजनय का एक महत्वपूर्ण काम यह है कि जिस देश में उसकी नियुक्ति है उस देश में जो उसके देश के नागरिक रह रहे हैं उनके जीवन, उनकी संपत्ति, उनके अधिकारों का संरक्षण करने का काम भी एक राजनयिक के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरीके से राजनय के द्वारा विभिन्न प्रकार के काम किए जाते हैं। अब इसके साधन कौन कौन से हैं, ये कूटनीति जो है वो कैसे काम करती है, तो इसके 3 तरीके हैं: अनुनय, समझौता, शक्ति या धमकी। अनुनय की प्रक्रिया के माध्यम से दूसरे देश को के अंदर अनुकूल माहौल बनाने के लिए उनसे वार्ताएं की जाती हैं, उनके साथ एक खुशनुमा माहौल में कुछ तय किया जाता है। समझौता, जब कोई बात तय हो जाती है तो उनको अंतिम रूप से समझौते में बांध दिया जाता है। और अगर कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र की बात को मानता ही नहीं है, दोनों प्रयास फेल हो जाते हैं, तो शक्ति का प्रयोग करने की बात की जाती है, उन्हें धमकी दी जाती है। तो इस तरीके से कूटनीति इन 3 साधनों के माध्यम से काम करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी देश की कूटनीति असफल हो जाती है या 2 देशों के बीच संबंधों में राजनय असफल हो जाता है, तो वहाँ युद्ध की संभावना अधिक बन जाती है। कूटनीति की असफलता युद्ध का कारण बनती है। तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको राजनय के संदर्भ में आज बताई गई। थैंक यू।